तो ये पूरी जो गेम आप देखो, ये पूरी चाइनीज गेम है सर। और ये फिर हथियार भी चाइनीज, उधर से मुनीर को का मुंह खोलना 2 दिन के बाद ऐसे हो जाना। और हम सबको पता है वैली के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही है सर, वो आजकल वो रेडियो सेट पे नहीं हो सकती, हो रही जिस पे इंटरसेप्ट करते हो। उनके जो जीपीएस सिस्टम टेररिस्ट के पास जो मारे गए हैं, वो जीपीएस सिस्टम जो है वो सैटेलाइट से कनेक्टेड ही नहीं है। यू कांट इवन जैम इट, यू कांट इवन ट्रेस इट। ये सारा चाइनीज माल है। राइफल अमेरिका की थी, वो हम समझते हैं कि ठीक है अफगानिस्तान से आई है, ऐसे ली और इनको पकड़ा दी। तो ये बहुत बड़ी गेम है सर। तो आई थिंक आवर गवर्नमेंट इज डूइंग द राइट थिंग, जहाँ जहाँ उनको फोकस करना है। मैं कल एक आदि को भी बता रहा था कि जो मेरा गांव है सर, उसमें हम 100% नेशनलिस्ट हैं। हर घर में फौजी है, तो लड़ते हैं साथ में इनके आर्मी के साथ। वहां पे जो डिप्लॉयमेंट थी कल मार्केट में, तो आई वाज जस्ट शॉक्ड कि इनको यहाँ क्या जरूरत पड़ गई। तो नेचुरली गवर्नमेंट नो समथिंग जो हमें नहीं पता सर। क्योंकि मेरे उस टाउनशिप में सिक्योरिटी फोर्सेज का डिप्लॉय होना मतलब ही नहीं बनता सर। हमारे तो वहाँ दोनों तरफ, एक तरफ आर्मी का कैंप है, एक तरफ बीएसएफ का कैंप है बहुत बड़ा, बीच में मार्केट है, 300-400 दुकानें हैं, बहुत बड़ी नहीं है। वहाँ आज तक किसी ने एंटी इंडिया स्लोगन छोड़ो, किसी ने बात ही नहीं की सर। मिशनरी आए थे तो उनका चर्च जला दिया था। स्ट्रॉन्ग हिंदू पे। हाँ सर, उन्होंने आगे बोरियां बांटी थी, मेरे कजन को भी पटाया था उन्होंने। उसके बाद वो जला ही दिया, उड़ा दिया, खत्म, उसके बाद कभी नहीं आए। तो हम लोग पंजाबी में कहते हैं बैंगर टाइप लोग हैं सर। अगर वहाँ कल एक डिप्लॉयमेंट थी तो मेरे को एज ए डिफेंस पर्सन मेरे को थोड़ा सा खटका कि शायद कुछ हमें नहीं पता। बिकॉज ऐसी जगह पे टारगेट्स भी होती हैं सर, जहाँ 100% हमारे जैसे लोग हैं, बॉर्डर के पास हैं, तो नेचुरली वहाँ कुछ कांड भी किया जा सकता है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्नल अजय रैना जी, जिन्होंने अभी नया पदक हासिल किया है। और अभी आपको बताऊंगा कौन सा पदक इन्होंने हासिल किया है। वैसे तो बहुत सारे पदक पहले ले चुके हैं, लेकिन ये तुरंत एक नया बिल्कुल ताजा पदक मिला है इनको। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्यूआर को स्कैन करके हमारा सहयोग भी अवश्य करें। और यही कार्य आप नीचे लिंक दिए हुए हैं उनको क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो साहब बताइए, आपको आपका अकाउंट जो है वो बंद कर दिया गया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके विरोध में कौन है? क्या ये रा की साजिश है या फिर आईएसआई की? सर नमस्कार आपको और सभी देखने वाले सुनने वालों को। हाँ सर, मैं बधाई का पात्र तो हूँ, क्योंकि जब मुझे कोई ब्लॉक करता था तो आई यूज्ड टू ऑलवेज सेलिब्रेट, तो मेरे को सस्पेंड ही कर दिया। तो आई डोंट नो, बड़ा मुश्किल है सर। मैं तो खैर सोचता हूँ कि मैं बड़ी तमीज से ट्वीट करता हूँ। आई डोंट नो, थोड़ा सा किसी को चुभ गई सर। तो आप जो लोग हैं ना चुभने सर वाली साथ बात थी तो वो तो हीरा मंडी के लोगों को ही चुभे। आप हीरा मंडी कहते हैं अगर किसी को, तो ये कोई सभ्य भाषा थोड़ी है। सर आज आप भी मजे ले लीजिए सर, आनंद ले लीजिए जैसे कहते हैं। बनता है सर। बट सर ये जो आपकी चैनल के साथ इलेक्शन से पहले हुआ, आप ऑलमोस्ट 2 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचने वाले हो। उस टाइम भी आप 1.5 मिलियन पे थे, और आपका जो रेट और जो स्टैंडिंग थी 30वें नंबर पे था भारत में, इमेजिन। तो और हमारी मिनिस्ट्री बैठ के देखती रही, सारे सारे राष्ट्रवादियों को रगड़ा था ना उस टाइम। हाँ। मैं तो नहीं समझता कि मेरे को ऐसा है, बट शायद कुछ बुरा लगा होगा किसी को सर। हमने तो नहीं, सौंप लेकिन रखा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस सर समय मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, यहाँ भी आपका अकाउंट सस्पेंडेड आ रहा है। यस सर। तो इसका मतलब ये काम एक्स का है, ये काम एक्स सरकार एक्स का का नहीं सर, है। एक्स का है। तो आपको भी तो यूट्यूब ने किया था ना सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ी किया था जो आप लोगों को हाँ हाँ, वो विजिबिलिटी। यूट्यूब करती थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया हम लोगों को। और हम लोगों के व्यूज जो थे वो पूरी तरह से डाउन कर दिए गए। और इनके समझ में कुछ आता नहीं है। आज इनका जो आईटी सेल का एक टाइम्स अलजेब्रा है, वो क्या लिखता है कि साहब की यूट्यूब जो है वो भारत के यूट्यूबर्स को 21,000 करोड़ इसने पिछले साल दिए, और इनमें से अधिकतर यूट्यूबर जो है वो मोदी विरोधी है। ओके। अब आप सोचिए इनकी क्या थिंकिंग है। ये भारत में यूट्यूब को बैन करना चाहते हैं। मतलब ये कि जो एक छोटा सा सेक्शन जो है, क्योंकि इनका जो आईटी सेल है वो तो नकारा है पूरी तरह से। नकारा है। एक भी उसके पास ऐसा कोई यूट्यूब चैनल खुद का चलाया हुआ नहीं है जो कुछ भी कर सके। और जो लोग करते हैं
उनको ये सपोर्ट नहीं करते पीछे से भाई। बाकी जो यूट्यूबर्स जिनको ये कह रहे हैं कि साहब कि उनको यूट्यूब ने पैसा दिया है, तो भाई उनका जो पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम है, उनके पूरी एल्गो को सपोर्ट मिलती है। आप क्या कर रहे हो यहाँ बैठे हुए? एब्सोल्युटली, किसको सपोर्ट किया आपने? वो और अपनी गलती ऊपर से छुपाओ। आप जैसे का एक्स अकाउंट सस्पेंड हो जाए और सरकार के कानों पे जू न रहेंगे, यानी अपने सपोर्टर्स का सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर अपने सपोर्टर्स का कोई नुकसान होता हो तो चुपचाप देखते रहेंगे। चलिए, ये तो ये है। बाकी मुझे भी बहुत दुख है इस समय, क्योंकि एक पूरी लिस्ट निकली है यूट्यूब चैनल्स की जो पाकिस्तान ने ब्लॉक किए, उसमें जयपुर डायलॉग्स का नाम नहीं है। तो ये जानकर हमारे सर, मेरी यूनिट थी ना सर, उसमें साउथ इंडियन ट्रूप्स भी थे। तो जब बड़ा खाना होता है, किसी ऑफिसर के जाने का टाइम होता है, तो उसको ट्रूप्स के साथ जो बड़ा खाना होता है, तो मेस में डाइनिंग आउट होती है, तो उसमें टिपिकल डायलॉग हिंदी में थोड़ा उनको प्रॉब्लम होती थी, तो बोलते मेरी आंख में या खुशी का आंसू, एक आंख में दुखी का आंसू है। खुशी का आज हम हमारे भी आंख में खुशी का आंसू है, दुखी का आंसू है। नो वर्ड्स, क्या कहें सर। लेकिन आज जो भारत सरकार ने जो एक्शन लिया है सर, और वो जो इनकी ट्रेड बंद की है, तो मुझे इससे जो है वो मेरे दुख के आंसू निकल रहे हैं। क्योंकि किसी का पानी पहले आप बंद करो, फिर उसके बाद उसकी आप दवाई बंद करो, उसका आलू बंद करो, उसका प्याज बंद करो, और उसके बाद उसकी चीनी बंद करो। तो ये तो बहुत बिल्कुल बिलो द बेल्ट है। आपको ध्यान है कि जब पहले एक बार जो है वो टमाटर बंद किया था, तो वहां की जो पब्लिक थी वो कह रही थी कि बेटा बॉम्ब मार देंगे, हमारा टमाटर बंद किया। तो मटन कैसे खाएंगे बिना टमाटर के? बिल्कुल सर, बिना टमाटर के तो पाकिस्तान चलता ही नहीं। मैं तो जब ये हुआ था, तो मैं ये कह रहा था कि दुबई के साथ, इनको यूएई के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए कि हमारा कोई भी सामान पाकिस्तान ना जाए। और जब पाकिस्तान ने हमारे एमईए को रिप्लाई दिया, तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि थर्ड कंट्री से भी घूम के आएगी तो नहीं, तो ठीक है सर, ना खाओ, मरो फिर भूखे। नहीं, वो तो हमने बैन किया है ना, नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेड। ट्रेड ही बंद है। ट्रेड, हाँ, जो एमईए का उनका जो रिटेलिएशन आई थी हमारी एमईए के आईडब्ल्यूटी के बाद, उसमें उन्होंने बोला था कि भारत की कोई चीज यहाँ नहीं आएगी, नॉट इवन थ्रू थर्ड कंट्री। उन्होंने खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रखी है अपनी। हमारे वाले ने रिइंफोर्स कर दिया ऊपर से, चलो अच्छा हुआ। हाँ, वो तो सारे के सारे जितने भी एजेंट्स हैं सबको जो है वो कर दिया गया। अब दुबई के थ्रू 200-300 मिलियन मिनिस्क्यूल है वैसे तो, 200-300 मिलियन की ट्रेड होती थी, क्योंकि इनके पास आलू टमाटर प्याज है नहीं, तो आलू टमाटर प्याज ही मंगाते थे, यहाँ से चीनी मंगाते थे। थोड़े बहुत अभी आजकल इनके यहाँ शायद कपास की भी शॉर्टेज चल रही है, तो यार्ड यार्ड मंगा लेते होंगे। हालांकि एक्सपोर्ट तो कुछ हो नहीं रहा है। अभी मैं आज देख रहा था आंकड़े इनके, तो इनके जो आंकड़े ये बता रहे हैं कि इस महीने में कोई 9 और 10% जो है उनकी, या 11% एक्सपोर्ट्स डाउन है। तो जब ये हाल है इनके, तो बाकी तो और ये सब क्या करेंगे। और सर, इनका तो बड़ा तगड़ा शुगर माफिया पॉलिटिशियंस और डिफेंस वालों का था, जो शुगर एक्सपोर्ट करके फिर इंपोर्ट करते थे है सर। हाँ इनकी जब इकोनॉमी टूट रही थी, जो उनकी स्टडी थी, उसमें एक ये था कि इनकी नेट प्रोडक्शन जो थी शुगर की, वो अपने देश के लिए काफी थी। बट ये लोग क्या करते थे, सीजन से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करके फॉरेन का एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे। जब वो निकलती थी फसल, और उसके बाद जब शुगर बन के आती थी, तो ये कहते थे भाई हम क्या करें, हमारा तो हमने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, तो हमने एक्सपोर्ट करना है। उस चक्कर में दे यूज्ड टू रन शॉर्ट ऑफ शुगर, और सेम कंपनी की सेम शुगर वापस इंपोर्ट की जाती थी। तो ये इनका बहुत तगड़ा माफिया था। बहुत इनोवेटिव है सर, वेरी वेरी इनोवेटिव। ये तो है, ये तो है। लेकिन बाकी मामला ठंडा चल रहा है सर, आपको क्या लग रहा है? ठंडा बिल्कुल नहीं है सर। आज मैं जब सुबह आ रहा था अपने गाँव से, तो जनाब लबालब भरा हुआ था सर। लबालब मतलब कि जब बरसात में जैसे होता है, इतना पानी था उसमें। और पिछले हफ्ते मैं गया था, हालांकि उसके बीच में मेरे 2 दिन चक्कर और लगे, तो तब वो सूख रहा था।
तो सर ये जो आपने अनप्रेडिक्टेबिलिटी डाल दी ना सर, कि कब पानी आ जाए कब पानी ना आए, और उसकी जो ट्रिब्यूटरी जो हमारे जम्मू सिटी के अंदर से बहती है तभी वो आज नीचे की तरफ बिल्कुल सूखी हुई है। कैचमेंट एरिया अगर आप पीछे जाते जाएंगे तभी का कैचमेंट एरिया उधमपुर वो आगे रामनगर तक होता है सर, तो उसी के उस तरफ चिनाब का कैचमेंट एरिया है। तो नेचुरली बारिश इकट्ठी एक जैसी हुई है ऑलमोस्ट, चिनाब का फ्लड गेट खुले हुए हैं, और तभी पे लकली हमारे 2 डैम्स बन रहे हैं उधमपुर के ऊपर, जो पहले IWT के चक्कर में जिन पे इनका कुछ था, जैसे इससे हाइट वाइट कुछ नहीं, तो आई थिंक बहुत अच्छी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि IWT के सस्पेंशन के दौरान, और सिंस दे आर अंडर कंस्ट्रक्शन, उसका डिजाइन चेंज करके आई होप सो उसको चेंज करेंगे एंड इट विल बेनिफिट, बिकॉज तभी में भी अपना पानी गर्मी में सूखना शुरू हो गया हुआ है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ व्हाटएवर ग्लोबल वार्मिंग। तो इधर तो आप अब ये देखिए सर, चिनाब बह रहा है, उसके पैरेलल तवी बह रही है, इसके बीच में पाकिस्तान का एक स्ट्रेच आता है, हमारा तो है ही, उसके बाद पाकिस्तान का, उस स्ट्रेच के उस तरफ फ्लड आ रखा है, इस तरफ सूखा पड़ा हुआ है। तो जहां ये दोनों मिलते हैं, आप इमेजिन कीजिए उस ट्राइंगल से सर, उसके जो लेफ्ट वाले तट पे लोग रहते हैं उनको आज नहाने के लिए पानी नहीं मिलेगा, और जो राइट वाले तट पे रहते हैं वो तट के लास्ट में जाके इट्स डाउन टू फ्यू 100 मीटर्स, उधर पानी चढ़ के घरों के अंदर आएगा। तो बदमाशी कर रहे हैं सर हमारे लोग। तो 2 दिन पहले वहां कर दिया था आपके झेलम में। झेलम में मुझे क्या था कि इंडस का करो सर, इंडस का जो तरवेला डैम है जो 1971 के 2 कमीशन हुआ था, वो मड डैम है सर, मड एंड रॉक। तो उसकी लाइफ बताई गई थी तब इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने, उन्होंने बनाए बाहर वालों ने था 50 साल, उसके 50 साल पूरे हो गए। तो इन्होंने गोली दी कुछ साल पहले, ये कहा अपने लोगों को कि देखो इसमें जितना सेडिमेंटेशन वगैरह आनी थी इतनी आई नहीं, तो 50 साल और चलेगा। इमेजिन सर कि जो मिट्टी का डैम जिसकी 50 साल उम्र है, उसको अपने 50 साल उम्र ओवर एक्सटेंड कर दी। तो अजीब ही कौम है सर, हीरा मंडी ऐसे सही नाम है इनका, कुछ ना इनके लोग पूछते हैं, इनको पूछते हैं सुनता नहीं, आई डोंट नो। बाकी खुश कुछ नहीं है सर। अगर आप जनरल नियाजी के इंटरव्यूज 1971 के देखें, सरेंडर से लड़ाई से पहले, तो क्या बोलता था सर कि हम रगड़ देंगे, हम चक देंगे, हम ऐसी की तैसी का कॉन्फिडेंस पूरा। वही काम पाकिस्तान के जर्नैल, और पाकिस्तान के जर्नैल तो खैर चीफ तो दिख ही नहीं रहा, कभी फॉरेन मिनिस्टर कभी कोई कभी कुछ बयान देता है, तो डरे हुए हैं सर। अगर मैं पाकिस्तानी फौजी होता और जो उनकी हालात है अंदर की, तो चाहे मैं ऊपर से मुस्कुराता सर, जैसे आप कह रहे हैं खुश नजर आ रहे हैं, रिलैक्स नजर आ रहे हैं, अंदर से मेरा बुरा हाल होता। मैं आज पाकिस्तान फौज में फौजी होते हुए भी बोलूंगा कि मेरे को इसमें नौकरी नहीं करनी। दैट्स वाई हम वो खबरें सुन रहे हैं सर की रेजिग्नेशन की, डिसग्रंटलमेंट की, कुछ म्यूटनी की पॉसिबिलिटी। इनफैक्ट हर दिन जो हम वेट कर रहे हैं सर, उनका इकोनॉमिक ड्रेन तो उन पे हो रहा है। अगर म्यूटनी की बात में थोड़ा भी सच है सर, तो वो जितना हम लेट करेंगे उन पे एक्शन, उतना उनका वो वाला जो कीड़ा है वो बढ़ता जाएगा। बिकॉज जिस दिन हमारा एक्शन होगा ना सर, उस दिन सब भूल भाल के जिहाद और इस्लाम खतरे में आ जाएगा, पाकिस्तान खतरे में आएगा, सारे मिल जाएंगे, फिर वो सब भूल जाएंगे म्यूटनी। तो ये भी एक बहुत अच्छी गेम है कि उनको वेट करा के उनकी जो फॉल्ट लाइन्स और खुलें, और जब हम हमला करने जाएं या जो भी काइनेटिक एक्शन करें उससे पहले उनकी पहले ही हो जाए। वो थोड़ा सा ट्रेलर हमने देख भी लिया है KPK में, जो लक्की मरवत में पुलिस वाला आर्मी वाले को कह रहा तुम्हारे जनरल को अपने बूट जूतों के नीचे रखूंगा। दिस इज समथिंग वेरी वेरी यूनिक सर। जब जनरल कभी नहीं सुना। जनरल जिया के टाइम पे जोक चलता था सर कि तब ये था कि पाकिस्तानी आर्मी को तो अब हाथ नहीं लगा सकते, जनरल जिया का राज था। तो एक दिन एक फौजी को एक बंदा पीटने लगा किसी गली में, उसको देख के 2-4 और पीटने लगे, फिर हजूम इकट्ठा हुआ, सबने पीट दिया। तो उसने बोला यार तुमने हिम्मत कैसे हुई फौजी को पीटने का। सॉरी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही। उसने कहा यार मैंने सोचा कि मार्शल लॉ खत्म हो गया। तो कहने का मतलब ये कि जितनी मर्जी खुंदक हो, फौज के सामने ये मुंह नहीं खोलते थे। और अगर ये KPK में दिख रहा है सर, और जो कहानियां समझ आ रही हैं कि इमरान खान को हटा के और वो KPK का चीफ मिनिस्टर है सर अलीपुर गंडापुरी, उसको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ऑफर करने के चक्कर में आसिफ मुनीर, बड़ी कुछ चल रहा है सर अंदर। तो बर्बादी, आई मीन वन वर्ड टू डिस्क्राइब, हर किस्म से बर्बादी सर पाकिस्तान की। तो शहबाज शरीफ बात नहीं मान रहा क्या? अच्छा, वो जो मैं आपको फिगर बता रहा था वो 9% नहीं 19% है।
19% बहुत बड़ा है सर। 19% एक्सपोर्ट डाउन है। बहुत बड़ा ड्रॉप है 1 महीने में सर। इस हिसाब से तो 5 मिनट में निपट जाएंगे सर ये 20 के पहाड़े में। ये है, ये हम लोग नहीं समझते हैं सर। हमारे जो ट्विटर तो मैं बाहर ही हो गया, बट काफी लोग अभी कहते हैं नहीं कर देना चाहिए था, पहले 24 घंटे में कर देना चाहिए था। ये जो मार है ना सर, अगर हमने सिर्फ गोले फेंकने से अगर टेररिज्म खत्म होता सर, तो बालाकोट के बाद भी होता, उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी होता, नहीं हुआ। तो इनको तोड़ने का तरीका यही है सर कि इनको भूखा मारा जाए, प्यासा। हम सब समझते हैं कि पानी अब 100% नहीं रोक सकते सर, बट पानी को जब चाहिए तब नहीं देना, और जब नहीं चाहिए तब देके वो गेम खेली जा सकती है। एंड एवरी डे आज एक एस्टिमेट था कि 10,000 करोड़ का खर्च हुआ है पाकिस्तान आर्मी का मोबिलाइज करने में। 10,000 करोड़ इतना लगता है सर? वॉर इज अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। 10,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज में तो अबाउट 5,000 करोड़ हमारे उस हिसाब का कम पैसा नहीं है सर। एक देश जिसके पास वैसे पैसा कुछ नहीं है, तो कितने दिन सस्टेन करेगा सर? जिस दिन आप बैरक से बाहर रहते हो सर, आपका खर्चा ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा, ट्रिपल हो जाता है। आपकी लॉजिस्टिक्स, आपका राशन लेके आना, अगर लाहौर की कैंट के अंदर बैठे हो सर, सब कुछ सेट है, अपना सिस्टम से आता है। और अगर आप बॉर्डर पे आ गए तो पहले सामान ट्रेन में आएगा, ट्रेन से होकर ट्रक्स में आएगा, ट्रक से होकर कई जगह ऊँटों में आएगा। तो इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। जितना लटका रहे हैं सर, हम उनको मार रहे हैं। ये हमें समझना चाहिए कि लड़ाई इज ऑन। सिर्फ बम गोले नहीं फट रहे, बट उनको मार पूरी पड़ रही है सर। और अभी ये भी आया कि साहब वो मंगोचर एक जगह है, जब आप क्वेटा से चलते हैं कराची की तरफ, और कलाट से पहले एक मंगोचर नाम का एक टाउन आता है सर। वहाँ पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया है बीएलए ने, और उसकी फोटो भी आया कि साहब वो जो वीडियो है भी वहाँ आया, पे, और हाईवे भी वो ब्लॉक वहाँ कर पे दिया चेकिंग कर रहे हैं और सब कर रहे हैं। तो ये है अगर स्थिति, तो बड़ी गंभीर स्थिति है सर। आप अब ये तो उन्होंने NH-25 बंद कर दिया, क्वेटा कराची आज कट ऑफ है आपस में। तो उसका बड़ा सिंपल है कि अगर कल को सदर्न बलूचिस्तान में कुछ एक्शन होता है या सिंधी कुछ करते हैं, तो इनकी जो लेटरल मूवमेंट है ट्रुप्स की, वो उस हाईवे से नहीं हो सकती। और पाकिस्तान की खूबसूरती ये है सर कि सीपैक, और सीपैक से पहले जर्मन से पहले काफी फॉरेन कंट्रीज हैं, इनके बड़े बड़े अच्छे हाईवेज बना रखे हैं। जैसे आप हाईवे से उतरते हो सर, खास करके बलूचिस्तान में, तो रोड एकदम कच्ची है, देयर आर नो लैटरल्स। बलूचिस्तान के सिटीज के अंदर, तुर्बत सिटी के अंदर सड़कें कच्ची हैं सर। दैट मीन्स आपकी मोबिलिटी जो है वो आ जाकर उन हाईवेज के ऊपर ही है। देयर इज नो लैटरल। प्लेन एरिया होने के बावजूद भी, डेजर्ट होने के बावजूद बनाया नहीं। जो वर्ल्ड बैंक ने बना के दे दिया, जो अमेरिकन ने बना के दे दिया, जब अमेरिकन ने भी काफी पैसे लगाए थे जब सदर्न अफगानिस्तान में अर्ली 70s में ये कर रहे थे रोड कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ भी हुई थी। और अभी सीपैक। तो दैट मीन्स आपने क्वेटा और कराची, अगर कराची में कुछ होता है तो आपने क्वेटा से उसकी नीचे, और तुर्बत और नीचे इवन ग्वादर की तरफ अगर आपको मोबिलाइज करना है, वो आपने काट दिया आज की डेट में। इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि जो 6 कैनाल्स के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा था सिंध में, और सरकार ने उसको थूक के चाट लिया कि ओके नहीं करेंगे, उसके बावजूद प्रोटेस्ट आर गोइंग ऑन। और कराची लाहौर हाईवे भी ब्लॉक्ड है। तो यहाँ से जो गाड़ियां तेल लेके आती हैं, बड़े टैंकर, दे आर स्टक। अब उसको, अब हम इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहता कि उसका एक रीजन कोई समझ नहीं आ रहा कि जब आपने एक डिमांड की सरकार से कि हमें 6 कैनाल्स बंद करो, उन्होंने बोला ओके नहीं बनाएंगे, खत्म। लेकिन वो एजिटेशन खत्म नहीं हुआ। ये वो टेम्पलेट है सर जो फार्मर प्रोटेस्ट में यहाँ पे लगी है ऑलरेडी। मोदी जी ने वापस ले लिया, लेकिन फिर चुरमुराते फिर हरियाणा बॉर्डर पे जाके बैठ गए किसी न किसी कारण से, विद सम गैप। वो वाली उनको वही दवाई पिलाई जा रही है। किसने पिलाई मुझे नहीं पता, लेकिन डिमांड एक्सेप्ट होने के बाद भी अगर प्रोटेस्ट, और हाईवे आज भी ब्लॉक्ड है सर। सो 2 मेन आर्टरीज जो कराची को पंजाब से कनेक्ट करती हैं और जो कराची को क्वेटा से बंद करती हैं, दोनों बंद है सर। हाँ, कराची कोटा वाली जो है वो बंद है, इधर से भी बंद है। अच्छा, जो उनके जो लैटरल्स है, जैसे इनकी एक कोस्टल रोड है, वो अच्छी है, वो ठीक है, अच्छी तो है, लेकिन वो भी बंद है। अच्छा, ओके। फिर एक जो है वो बेला जो है ना, उसका लास्ट बेला जिसको बोलते थे, yes, बेला से जाती है तुर्बत होते हुए, वो भी बंद है।
क्योंकि Okay. बेला में आपको पता है कि अभी उन्होंने वो 40 लोग मार दिए थे, और उसके बाद वो आपके क्या भी मेजर लेटरल है। यस सर। नोशकी में इन्होंने 100 लोग मार दिए थे, तो वो जो मारे हैं। माइंस वाला वो रेकोदिक वगैरह वाला जो वो रास्ता है वो भी बंद हो गया। सर तो मुझे तो ये लगता है कि इस बार अगर हमको आपको वो बनाना हो प्लान, तो थोड़ा सा ये बलोच को थोड़ा सहारा दें, इनको कुछ पैसे वैसे दें, इनको मोबिलाइज करें, इनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ाएं, और इनको जो है वो किस तरह से ये वहां पर गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ये थोड़ी ट्रेनिंग दे के, और फिर इधर से जो है वो विक्रांत को खड़ा कर दें और कवर फायर दें, ये अपने आप बलोचिस्तान को अलग कर लेंगे, एक मेजर एक्शन हो जाए। एब्सोल्युटली सर, मगर ईरान नहीं प्ले अप कर रहा सर। उम्मीद थी कि ईरान विल कोऑपरेट। ईरान अपने इलाके में बलोचों को मार रहा है। वो वी ऑल अंडरस्टैंड कि ठीक है, वो बलोच जो है वो एंटी ईरान है, वो प्रो अब तो पाकिस्तान होना। बलोच तो जो बलोचिस्तान है उसमें तो ईरान का भी हिस्सा मानते हैं ना, उनका जो सिस्तान बलोचिस्तान प्रोविंस है, सर उसमें भी बलोच पहले क्लेम करते रहे हैं। हालांकि टैक्टिकली उन्होंने कहा था कि साहब इस पे हम नहीं क्लेम कर रहे, हम तो अपने जो वो पुराना जो हमारा कलात वाला जो था, हम तो उसके ऊपर ही क्लेम कर रहे हैं। लेकिन लेकिन फिर भी जो है वो ईरान जो है उसका एक तो थोड़ा सा उसका सस्पिशन रहता है। इसमें भी भारत एक रोल प्ले कर सकता है। हालांकि ईरानियों के ऊपर कोई बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। इससे उसमें ज्यादा सर भरोसा ईरान तो आप तालिबान के ऊपर कर सकते हो। तालिबान ऑफ कोर्स सर, उसमें ईरान को भी ब्लेम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बिकॉज वो हिस्ट्री में जा रहा है कि जैश ए अदल जो है वो मुसाद और सीआईए का बेबी है, जो बलूचिस्तान में लड़ता है। हमास की तरह उसको इसराइल और यूएस ने मिलकर बनाया था। तो उनको हिस्टोरिकली ये लगता है कि अगर हम इनको रहने देते हैं, फलने फूलने देते हैं, तो ये बेसिकली हम अमेरिका का एक वल्नरेबिलिटी क्रिएट होती है। मेरा ये मानना था कि बड़ी पुरानी बात है, अगर थोड़ी डिप्लोमेसी हम थोड़ा ठीक करते और थोड़ा सा अगर ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग ईरान से हो जाती है कि इनको आप थोड़ी देर के लिए बख्श दो, लेट देम ऑपरेट इन पाकिस्तान, तो जो बीएलए को जो सपोर्ट, बिकॉज जैश अदल भी वेल इक्विप्ड है सर, वो ईरानियन से पंगे लेता है बिकॉज उसको बैकिंग लाइक आई सेड सीआईए और मोसाद की है। बट मेरे को पूछे सर, जैसे आपने कहा ना, मेरा प्लान आप जैसे ये थोड़ा डिफरेंट है। मैं ये बोलूंगा सर कि आप सबसे जो हमारा गैप है फोर्सेस में, वो है नेवी में। ठीक है, सबसे आर्मी बड़ा नेवी गैप, सबसे बड़ा गैप गैप। यस सर, कैपेबिलिटी में। तो फर्स्ट सैल्वो अगर वो फ्रस्ट्रेशन में पाकिस्तान बेवकूफी करके हमसे स्टार्ट नहीं करता, जो मुझे उम्मीद है कि करेगा, हम अगर आपको फर्स्ट उम्मीद है कि सैल्वो, पाकिस्तान ही स्टार्ट करेगा? हाँ मुझे लग रहा है सर, इसकी हिस्ट्री है 71 में भी इसने किया था, हर बार इसी ने किया है। तो अगर हमारी नेवी, जिसको हमेशा ये होता है कि हमें छोड़ देते तुम लड़ाई में दोनों भाई, अगर एक सैल्वो में सर पाकिस्तान की पूरी नेवी उड़ा दें हम कराची में, वी जस्ट ब्लो इट अप सर। उसके बाद इंटरनेशनल फूम फाक एक उड़ गई ना सर, 10 साल तक पाकिस्तान की नेवी खड़ी नहीं हो सकती, इज इम्पॉसिबल। दैट मींस तो वैसे ही उसके पास देखिए, मैं तो चलो उनके जो फोर्स वट कंपैरिजन देख रहा था, सर, तो हमारे पास तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनके पास एक भी नहीं है। नहीं है। ठीक है साहब, उनके पास एक भी डिस्ट्रॉयर तक नहीं है। जो सेकंड आता है लाइन में आफ्टर एयरक्राफ्ट कैरियर, वो था डिस्ट्रॉयर। हमारे पास 13 डिस्ट्रॉयर है, उनके पास 0 है। उनका फिर वहां से शुरू होता है, वो फ्रिगेट्स जो है ना, वो छोटे वाले, वो है उनके पास 9। और उस 9 में भी कितने ऑपरेशनल है पता नहीं, क्योंकि ये जो इन्होंने एक्सरसाइज वगैरह की थी उसमें बताते हैं कि साहब मिसाइल वगैरह तो फायर नहीं की, पता नहीं क्या कर रहे थे वहां पे। नहीं, वो ऊपर 3 जो पीछे चाइनीज लेके आए थे ना सर, अभी मिले हैं इनको, वो तीनों ऑफ रोड है। तो फिर तो 6 ही बचे। हाँ, तो वो 6 फ्रिगेट के वो क्या करेंगे भाई? हाउ विल दे फेस अप टू इंडियन फ्लीट? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग सर, कि अगर हम बोलें कि उनके हम सारे टैंक उड़ा दें, थोड़ा मुश्किल है। पूरी एयरफोर्स उड़ा दें, बहुत मुश्किल है। इनकी नेवी उड़ाना आसान है। बिल्कुल और नेवी आसान है। उड़ाने का फायदा ये है सर कि आपने पाकिस्तान का ट्रेड बंद कर दिया, जहां डिस्ट्रक्शन हो। नेवी तो गई, 10 साल तक नहीं बनती, उनकी औकात ही नहीं है। आप सर, आप मेरीनर रहे हो, अगर आपका एक जहाज, कमर्शियल जहाज कराची की तरफ आ रहा है तेल लेके, आप आओगे उधर? पूरा बर्बादी कर दे जहाँ हमारा विक्रांत वहां घुस मैं रहा आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसी से आप मेजर कर लीजिए। इन्फॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद की है केवल इंडियन एयरक्राफ्ट की।
केवल इंडियन एयरक्राफ्ट की, इंडियन ओन्ड, इंडियन ऑपरेटेड, इंडियन लीज्ड। लेकिन सारी यूरोपियन एयरलाइंस ने पाकिस्तान स्पेस से किनारा कर लिया, एयर स्पेस। वो खाली है। केवल कुछ एयरलाइंस जो हैं वो आपकी ये सिंगापुर एयरलाइंस जा रही है उधर से, और एक दो और जो एयरलाइंस हैं वो जा रही हैं। बाकी एक भी यूरोपियन एयरलाइंस पाकिस्तान एयर स्पेस का यूज नहीं कर रही है। गुड। तो बस उसकी इम्प्लीकेशन हम नेवी पे लेके आइए सर। जी। और अगर आप बड़े डेयर डेविल मेरिनर हो जैसे आप हो, तो आप बोलो मैं जाऊंगा, तो आपको इंश्योरेंस कितना लगेगा सर? अगर 100 रुपया इंश्योरेंस एग्जैक्टली इंश्योरेंस जो है वो, मैं तो ये कल यही कह रहा था कि भाई तुम्हारे जो ऑयल के जो भी शिपमेंट्स आ रहे हैं गल्फ से, उनका इंश्योरेंस तो 2 गुना 3 गुना ऑलरेडी हो गया। तो तुम्हारे बढ़ते जाएंगे। दाम तो बाकी जगह से वैसे भी, जो आपको बैरल अगर $60 पर बैरल पड़ रहा है, तो आपको तो जाके 70-75 पड़ेगा। बढ़ गया। So, फॉरेन एक्सचेंज मेरे आपके पास वैसे ही नहीं है, वो 19% डाउन हो गया 1 महीने में। को और अभी हालात ऐसे ही हैं। 7,000 पॉइंट्स कराची स्टॉक एक्सचेंज एक दिन में डाउन हुआ। ओके। भारत का बढ़े चला जा रहा है। भारत का कल की बात है शायद, हाँ कल एक टाइम आया था कि वो 84 से नीचे आ गया था। ओके। इंडियन रुपी टू डॉलर वो 83-86 पे आ गया था, 83.86 पे। वो रात तक फिर 84 क्रॉस कर गया, लेकिन आप याद कीजिए 87 क्रॉस कर रहा था, 88 टच करने वाला था। ये तो आई थिंक पिछले 6 महीने 7 महीने में इसका लोएस्ट होगा सर ये। ये जो है ये इतना कम हो गया, उनका बढ़े जा रहा है, और उनका तब बढ़े जा रहा है जबकि वो उसको मैनेज करते हैं एक्टिवली। हमारे यहाँ तो उल्टा मैनेज करते हैं कि जब वो कम होने लगता है तो वो खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा डाउन नहीं जाए। सर तो ये खुशी और ये रिलैक्सेशन सर, ये एक जब आपने गिव अप कर देते हैं ना एक बार सर, जब हाँ। रिमेम्बर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, रॉक्स ऊपर से आ गई, तो मेरी बाइक ना सबसे आगे थी, मेरे पीछे एक मेरा फ्रेंड था, 2 फ्रेंड्स पीछे थे। तो मेरे को इतना टाइम मिला, जो ऊपर पत्थर टूट फटा ना सर, तो मेरा गाड़ी पहले गियर में थी लेकिन कीचड़ में थी, तो आई कुड मूव, मतलब एक इंस्टिंक्टिवली बिना सोचे मैं रिफ्लेक्स एक्शन से मैं शायद उसको आधा मीटर आगे लेके गया। तो वो पत्थर का जो रॉक का एक बड़ा पीस वो मेरी गाड़ी की बैक पे लगा, जब खाली पीछे कोई बैठा नहीं हुआ था, तो बाइक ऐसे ना वो बन गई थी सर यू बाद में, एंड मैं उस पत्थर के पीछे पीछे फिर नीचे चला गया। जो थर्ड नंबर पे था, उस पत्थर जब ऊपर बाउंस हुआ ना सर पहाड़ पे, उसके 2 टुकड़े, एक टुकड़ा मेरी तरफ आया और दूसरा पीछे आया। फोर्थ फ्रेंड वाज आउट ऑफ द जोन। वो मुझे बाद में बताता कि सर जब वो पत्थर आया ना थर्ड वाले के, तो ही डिड लाइक दिस, ही गिव अप बिकॉज ही न्यू आगे हम लोग थे, कीचड़ फंसा हुआ था, एंड ही गॉट क्रश्ड। एंड जो चौथा था ही वाज यंगस्टर, तो उसने मुझे कहा, मुझे समझ नहीं आई कि व्हाई डिड ही काइंड ऑफ, उसने हग कर ली मौत। तो सर आप जब एक ऐसी देखते हो ना इनएविटेबल की आ गया, तो अगर पाकिस्तानी कोई रैक्स नजर आ रहा है, तो आई थिंक दे अंडरस्टैंड उनकी वल्नरेबिलिटी, उनको पता है वो खत्म हो चुके हैं सर, दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन। और जितना हम टाइम लगा रहे हैं सर, ये हमें ये भी दर्शाता है कि हम उतना ही डेलिबरेटली उसको, उतना ही एक्यूरेटली और मल्टीपल जो इंगेजमेंट का अपना प्लान है, विच इज डेंजरस फॉर पाकिस्तान। वो बालाकोट की तरह एक करके एक तू मार एक मैं मारता नूरा कुश्ती नहीं होगी सर, इट विल बी वेरी सीरियस। आई थिंक दे गिवन अप सर, जो मर्जी बोले बट दे गिवन अप, दे नो द रियलिटी। वो तो दिख रहा है ना कि इधर से तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उधर जाके अमेरिका के पैर पकड़ते हैं, कहते हैं अरे बचा लो साहब, बचा लो, कुछ तो करो, किसी तरह से मोदी से बात कर लो, और मोदी बात करने से मना कर देता है। मार्को रूबियो, जयशंकर जी से बात करो। कल डेफसेक की बात हुई हमारे राजनाथ सिंह के साथ, कल तो 3 ऑफिशियल्स ने बात की है अमेरिका से, और का जो हॉक 360 का जो 131 मिलियन की डील हुई, अमेरिका आल्सो सेंडिंग सिग्नल्स बिकॉज चाइना ने बड़ी जल्दी मिसाइल उठा के भेज दी। यहाँ हाहाकार मच गया, 250 किलोमीटर की मिसाइल है, दुनिया की सबसे एक्यूरेट मिसाइल है सर। जिस जहाज के ऊपर उन्होंने चढ़ाना है वो एक्सपोर्ट मॉडल, उसका रेंज वैसे ही 180 किलोमीटर 250 किलोमीटर नहीं है एयर टू एयर। और जो जहाज पाकिस्तान के पास है उनकी रडार की कैपेबिलिटी 90 किलोमीटर की है। जब आपकी रडार है 90 किलोमीटर कैपेबिलिटी, तो उसके बाद तो वो पत्थर हो जाता है, वंस यू लूज कंट्रोल खत्म। तो अमेरिका ने फिर ये वो 360 सिस्टम है जिसमें अमेरिका ने हमें वार्न किया था जब गलवान में चाइनीज बिल्डअप, बिकॉज चाइनीज भी एक्सरसाइज के बहाने आए थे, रशिया ने गारंटी दी थी
कि ये एक्सरसाइज करके चले जाएंगे, बिकॉज इट वाज लार्जेस्ट। उससे पहले इतने तादाद में आते नहीं थे तिब्बत में, हर साल आती थी चाइनीज आर्मी, इतनी तादाद में कभी आती नहीं थी। तो उन्होंने 3 महीने पहले साउंड किया, हमने रिफ्यूज किया। रशिया ने आके गारंटी ली कि ये हैंकी पैंकी कुछ नहीं करेंगे, अपना एक्सरसाइज करके चले जाएंगे। लेकिन जब उनका जमावड़ा हुआ तो तब इसी सिस्टम ने हमें अमेरिकन ने, अभी मैरी टाइम पे इसको फोकस करेंगे, बट इसी ने वार्न किया था। सो सिग्नलिंग बड़ी क्लियर है सर। एक यूजलेस रॉकेट्स कितने मिसाइल 10 15 20 वो तो हम सहार लेंगे सर, बट आपकी अगर नजर पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर है और मेरीन लाइंस के ऊपर है तो बहुत बड़ा एडिशन हुआ है कल हमारी कैपेबिलिटी में, जिसके बारे में क्या है एग्जैक्टली, जरा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर। ये आरएफ रेंज में ये क्या करता है, ये जो सिस्टम है 360 आरएफ रेंज में आपकी सारी रेडियो कन्वर्सेशंस, टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस सबको टैप करता है। और सिस्टम इसका इतना एडवांस्ड है कि एकदम से उसको एनालाइज करके वो जो भी उसका एल्गोरिथम इतना अच्छा है कि इट गिव्स यू इंटेलिजेंस कि कौन किससे क्या बात कर रहा है, किस कोड वर्ड में क्या बात हो रही है। इट्स वेरी फास्ट, एआई बेस्ड। तो पहले ये फिलीपींस में था एज ए इसका जो हेडक्वार्टर था। आई बिलीव इट इज नाउ गोइंग टू कम टू इंडिया, हमारे ऊपर ही, जहाँ कभी गुड़ बिका करता था उस गांव के पास। तो 5i से तो कंपेयर नहीं कर सकते, बट इट इज लाइक समथिंग कि आप जापान से लेके राइट रेड सी तक आपकी पूरी क्या हो रहा है। आपको याद होगा क्वाड में एक था ना सर कि मैरीटाइम इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, तो ये उससे एक स्टेप ऊपर है कि दिस इज समथिंग व्हिच अमेरिका इज वेरी फसी, वो देते नहीं है सर, बिकॉज इट गिव्स यू रियल टाइम इंटेलिजेंस और सारी गेम इंटेलिजेंस की है सर। तो $131 मिलियन की का जो डील हुई है, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, और इट विल बी ऑपरेशनल। ये नहीं कि 6 महीने बाद आएगा सर, इट्स स्टार्टेड। तो हम उसके भी सब्सक्राइबर हैं सर, पेड सब्सक्राइबर यू कैन से। तो हमें जो चाहिए, जैसी खबर चाहिए, कोई कभी डर था कि जीपीएस बंद कर देगा, अमेरिका बंद नहीं करता था, जीपीएस में एरर डालेगा, तो वी वर बिल्डिंग आवर ओन जीपीएस। तो ये दैट शोज हमारा तो नाविक सिस्टम तैयार ही है ना, तो हमारा भी है सर। बट व्हेन यू टॉकिंग ऑफ लॉन्ग रेंज हिटिंग, अब पता नहीं ना सर किधर से मोर्चे खुलेंगे यार। चाइना से गेम चाइना की खेली है, जो मेरे को लग रहा है ये पहलगाम वाला सारा कहानी चाइना की है। हालांकि हम चाइना से उलझेंगे नहीं, बट आज 2 साल के बाद उलझेंगे सर। चाइना भी अभी नहीं उलझेगा ना, चाइना तो अभी यूएस से उलझ रहा है। हाँ नहीं, चाइना तो दूसरों को उलझाता है ना सर। अभी आप अगर इसको थोड़ा सा ऐसे मोटा मोटा देखें तो चाइना वो पावर है जो कि अपनी प्रॉब्लम उसकी हैं, लेकिन वो एम्बिशियस है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। उसको नेचुरली नेचर का ला के आपका जो नेबर है आपका दुश्मन होता है। तो एक पावरफुल नेबर किसी भी बड़ी पावर को पसंद नहीं होता। और सारी पावर्स अगर हिस्टोरिकली ऑल ऑफ देम हैव ग्रोन अलोन। अमेरिका के आसपास कोई नहीं था। जब यूएसएसआर था तो यूके वाज गोइंग डाउन, बाकी यूरोप में कोई उनका चैलेंजर था नहीं सर। जब चाइना उठ रहा है तो पहले 10 साल तो उसको इट हैड अ फ्री रन, लेकिन अब क्या हो रहा है कि चाइना के साथ जुड़ी हुई बाउंड्री के साथ भारत उठना शुरू हो गया। तो भारत को नीचे दबाने के लिए चाइना लड़ेगा तो नहीं सर, अभी नहीं लड़ेगा, एटलीस्ट ना उनमें कैपेबिलिटी है। तो उनको एक हीरा मंडी मिली, हीरा मंडी का बेड़ा घर को रखा था, ना पैसे थे, अंदर स्ट्राइक चल रहा है, रोज उनको मार रहे हैं, केपीके पे मार पड़ रही है, तो ऐसे कर लेते हैं यार, चल लेट्स डू दिस। और प्लस जो सीएए ने रिजीम चेंज कराया बांग्लादेश में, पीछे से अमेरिका में रिजीम चेंज हो गया, तो ये यूनुस जाके चाइना की गोद में बैठ गया। तो अभी फिर चाइना को बड़े सही गुर्गे दिख रहे हैं सर, क्लियरली। आई डोंट एंटिसिपेट कि अगर हम पाकिस्तान से कुछ करेंगे तो चाइना लड़ने आएगा ना, लेकिन वो चाइना मिसाइल तो उसने दे दी सर। वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में चाइना बहुत एडवांस्ड है और इंटेलिजेंस गैदरिंग में बहुत एडवांस्ड है। तो हमारी जो खबरें हैं, जैसे अमेरिका यूक्रेन को देता रहा सर, 3-4 दिन के लिए बंद किया, तो वो पूरे, तो इंटेलिजेंस इज दैट इंपॉर्टेंट। जब आप ड्रोन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, आप लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, तो यू नीड दैट इलिंट, तो वो उसकी हेल्प करेगा। बांग्लादेश का एक उसके पास एक जोकर पपलू पड़ा हुआ है जिसको वो यूज कर सकता है, बिकॉज जो पहलगाम में हुआ सर, कल वो बिहार के किसी सदर्न डिस्ट्रिक्ट में या वेस्ट बंगाल में कहीं और भी हो सकता है। इट्स नॉट कि एक हो गया खत्म हो गया। प्लस जो चाइना ने अंदर कल्टीवेट किया हुआ हमारा, जिसको आप कभी डीप स्टेट से हम करते थे, कभी कुछ बोलते थे, अब डीप स्टेट वहां से यूरोप आगे जो भी हुआ, तो जो हमारे अंदर पत्रकार, हमारे जजेस, हमारी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें एमओयू साइन किया, ये जो एक एसेट चाइना के हमारे अंदर है सर। और 0.5 फ्रंट, अब कहाँ 0.5 सर, ये तो 1.0 से भी ज्यादा है। बिकॉज अब दर्शकों को मैं याद कराऊं सर, जब पराक्रम हुआ था और हम मोबिलाइज हुए थे, इसी किस्म की सिचुएशन थी, पार्लियामेंट में अटैक हुआ था और आमने सामने थे, तो गुजरात में दंगे हुए थे सर। और आज की जो हमारी टॉप लीडरशिप है वो उसकी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वाली है, उनको पता है कि ये क्या करवा सकते हैं अंदर। एंड दैट इज ऑल्सो रीजन सर कि ये बहुत डेलिबरेटली चल रहे हैं और ये डिस्कवरी हो रही है, पाकिस्तानी हर गली मोहल्ले से निकल रहे हैं। तो ये
कहना बहुत आसान है कि क्यों नहीं कर रहे, आज क्यों नहीं मार रहे, कल मारना चाहिए था, 24 घंटे लेट हो गए सर। इट्स नॉट दैट सिंपल, बिकॉज अंडरस्टूड कि अगर गुजरात में कांग्रेस का नाम कभी नहीं आया सर, लेकिन ट्रेन जली, गोधरा हुआ, उसके बाद फिर वो दंगा फैला। आप इमेजिन कीजिए ऐसे वाले दंगे आज 3-4 स्टेट्स में फैल जाएं और कैपेबल, क्योंकि यही अपोजिशन पार्टीज लेफ्टिस्ट वाले जो खास करके 62 में इंडिया लड़ने जा रहा है और ये हमारी ट्रेन रोक लेते थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कलकत्ता में कि इंडिया शुड नॉट फाइट चाइना। आज वो लेफ्ट वाले हमें कह रहे हैं कि लड़ो लड़ो, हम आपके साथ हैं। और कांग्रेस कहती है अपने प्लान्स बताओ। कांग्रेस इज आस्किंग गवर्नमेंट, हम आपके साथ हैं, जो करना करो, आप प्लान बताओ। तो ये तो साजिश है सर, प्लान तो गवर्नमेंट बताएगी नहीं। बताना है कि मांगने का मतलब क्या है? व्हाई डू यू एज ए पॉलिटिकल पार्टी वांट टू अंडरस्टैंड कि कौन सी फौज कहां से जा रही है? आप प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे हो कि अब लड़ो, गेट इनटू वॉर, विच इज ए चाइनीज प्लॉय यूजिंग हीरा मंडी। तो चाइना इसको ऐसे हेल्प करेगा सर। और ये जो फॉल्ट लाइन्स जो आज हमें दिखती हैं सर, एक वक्फ को रिलीजियस फॉल्ट लाइन तो है ही है, लैंग्वेज का था, ये कास्ट का भी था। तो अब पता नहीं इन्होंने कास्ट सेंसस किस पर्पज से किया है। मुझे लगता है सर इन्होंने एक बर्ड को मारा है, जो 3-4 बर्ड हमें थ्रेटन कर रहे थे टाइम बिंग के लिए। इसका कुछ आगे फ्यूचर हो ना हो, पता नहीं क्या होगा, एनपीआर तक पहुंचे ना पहुंचे, पहुंचे तो बहुत अच्छा है। पर मुझे लगता है कि सरकार ने स्टेप लिया है मजबूरी में टू किल वन इशू का, अपोजिशन के हाथ से ये ट्रम्प कार्ड ले लो। जो वक्फ वाला है वो थ्रेट रहेगी सर, राइटिंग होगी, आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट सैडली। तो ये पूरी जो गेम आप देखो, ये पूरी चाइनीज गेम है सर। और ये फिर हथियार भी चाइनीज, उधर से मुनीर को का मुंह खोलना, 2 दिन के बाद ऐसे हो जाना। और हम सबको पता है वैली के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही है सर, वो आजकल वो रेडियो सेट पे नहीं हो सकती, हो रही जिस पे इंटरसेप्ट करते हैं। उनके जो जीपीएस सिस्टम टेररिस्ट के पास जो मारे गए हैं, वो जीपीएस सिस्टम जो है वो सैटेलाइट से कनेक्टेड ही नहीं है। यू कांट इवन जैम इट, यू कांट इवन ट्रेस इट। ये सारा चाइनीज माल। राइफल अमेरिका की थी, वो हम समझते हैं कि ठीक है अफगानिस्तान से आई है, ऐसे नहीं, और इनको पकड़ा दी। तो ये बहुत बड़ी गेम है सर। तो आई थिंक आवर गवर्नमेंट इज डूइंग द राइट थिंग, जहाँ जहाँ उनको फोकस करना है। मैं कल एक आदि को भी बता रहा था कि जो मेरा गांव है सर, उसमें हम 100% नेशनलिस्ट हैं, हर घर में फौजी है, तो लड़ते हैं साथ में इनके आर्मी के साथ। वहां पे जो डिप्लॉयमेंट थी कल मार्केट में, तो आई वाज एक्चुअली शॉक्ड कि इनको यहाँ क्या जरूरत पड़ गई। तो नेचुरली गवर्नमेंट नो समथिंग जो हमें नहीं पता सर, क्योंकि मेरे उस टाउनशिप में सिक्योरिटी फोर्सेज का डिप्लॉय होना मतलब ही नहीं बनता सर। हमारे तो वहाँ दोनों तरफ, एक तरफ आर्मी का कैंप है, एक तरफ बीएसएफ का कैंप है बहुत बड़ा, बीच में मार्केट है, 300-400 दुकानें हैं, बहुत बड़ी नहीं है। वहाँ आज तक किसी ने एंटी इंडिया स्लोगन छोड़ो, किसी ने बात नहीं की सर। मिशनरी आए थे तो उनका चर्च जला दिया था, स्ट्रॉन्ग हिंदू पे। हाँ सर, उन्होंने आगे बोरियां बांटी थी, मेरे कजन को भी पटाया था उन्होंने। उसके बाद वो जला ही दिया, उड़ा उड़ दिया, खत्म, उसके बाद कभी नहीं आए। तो हम लोग पंजाबी में कहते हैं बैंगर टाइप लोग हैं सर। अगर वहां कल एक डिप्लॉयमेंट थी, तो मेरे को एज ए डिफेंस पर्सन मेरे को थोड़ा सा खटका कि शायद कुछ हमें नहीं पता, बिकॉज ऐसी जगह पे टारगेट्स भी होती हैं सर, जहाँ 100% हमारे जैसे लोग हैं, बॉर्डर के पास हैं, तो नेचुरली वहाँ कुछ कांड भी किया जा सकता है। तो सरकार को जितना पता हमें नहीं पता सर, बट आई हैव फुल फेथ अपनी लीडरशिप में। और जब उसको गोधरा से जोड़ते हो तो आपको फिर ये भी समझ आता है कि कॉशियस क्यों है, और फिर वो चाइनीज कैसे गेम खेल सकते हैं यूजिंग आर अपोजिशन पार्टीज, जिसमें एक ने तो एमओयू साइन किया हुआ है सर। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, इतना आसान नहीं है कि मार दो मार दो मार दो, बट स्टिल ऐसे जब मारना है तो नेवी उड़ा दो, नेवी उड़ा के चुप करके बैठ जाओ, फिर देखते हैं क्या होता है सर, तो उसके बाद देखेंगे। वहां तो वो बेचारे कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्या करेंगे? F-16 भेजेंगे विक्रांत से लड़ने के लिए? सर उनका F-16 ग्वादर में है, तो आप नेवी को उड़ाइए नेवी को उड़ाइए, फिर देखते हैं ग्वादर में क्या होता है। S-400 से डरे हुए हैं ना पूरी तरह से। बिकॉज S-400 को डिफेंस सिस्टम बोलना ही गलती है सर, वो डिफेंस सिस्टम थोड़ी है, वो तो डिफेंस ऑफेंस है। एक खबर ये भी है कि इनको अमेरिका ने प्रेशराइज किया है कि F-16 यहाँ से हटा दो, दे आर नॉट सपोज्ड टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। उसमें एक तो इशू F-16 हट गए तो फिर क्या F-17 लड़ेंगे क्या? वो पहले 2 घंटे में जब गिरेंगे ना, पहले तो वैसे गिरने शुरू हो गए। F-15 कौन सा गिरा इनका? दोनों के, एक F-16 गिरा, एक F-17 गिरा। तो चाइनीज को जहाज खरीदने मार्केट बंद हो जाएगी सर। अभी तो बड़ा बेच रहा है ना लोगों को सर, उसको अपना ये भी डर है कि इनके हाथ में पकड़ा दिया, बंदर के हाथ में बंदूक, और नीचे से हमने ठोक दिया 2-4 वो ठोकने हैं सर। वो तो पिछली बार छोड़ दिया इनको आसानी से, नूरा किश्ती थी। सो वो अगर ग्वादर में है तो उसका एक रीजन ये भी बताया जा रहा है सर, अनवेरीफाइड, कि ये अमेरिकन प्रेशर के अंडर है कि आपने इंडिया के खिलाफ
हाँ, फिर बेड़ा लेकिन कुछ तो इन्होंने स्कार्दू में डिप्लॉय कर दिए। F-16 सर, हाँ, नहीं स्कार्दो में तो चाइनीज एयरबेस पहले से है सर। वो इसलिए है अच्छा। कि जब चाइनीज PLF आई थी तो अमेरिका ने कहा था कि जहां जहां F-16 हमारे लैंड करते हैं, नॉट ओनली स्टेशन, तो वहां पे चाइनीज हमें दिखना नहीं चाहिए। तो इन्होंने फिर मजबूरी में, बिकॉज हार्टलैंड पंजाब इनकी सबसे सेंसिटिविटी है, इनके F-16 भी यहीं पे डिप्लॉयड थी, मोस्ट ऑफ सिंध विंध की इनको परवाह नहीं होती। तो इन्होंने फिर पहला बेस स्कार्दो में चाइना के हवाले किया। और चाइना का जो स्कार्दो का जो एयर स्ट्रिप है सर, वो 1947 से पहले का बना हुआ है, प्रॉपर एयर स्ट्रिप, जिसको हमने यूज नहीं किया। और हमने शेरजंग थापा कर्नल साहब जो थे, उनके नीचे सारे बंदे मरवा दिए थे। वो ब्रिटिश प्लॉय था, बिकॉज स्कार्दो उनको देना था, अदरवाइज वहां पे लैंड कर सकते थे कश्मीर की तरह। तो स्कार्दो में इनका बेस है सर। और मेन प्रॉब्लम क्या है कि आप जे सीरीज उड़ा लो, लेकिन रात की लड़ाई में, जैसे पिछली बार जब हम गए तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो रात को आए इंडियन, हमें पता नहीं चला, अंधेरा था। तो अंधेरे में अंधेरे में सिर्फ एक ही पहचान होती है आपकी, इलेक्ट्रॉनिक, जिसको IFF कहते हैं। वो आई थिंक नेवी में भी आपको पता होगा, आइडेंटिफिकेशन फ्रंट एंड फो। अब सिस्टम जो लगे हैं इनके एयर डिफेंस के, वो अमेरिकन है पाकिस्तान के पास, जिसके ऊपर F-16 कंफर्टेबली ऑपरेट करता है। जे सीरीज के जो भी चाइनीज वेपन है, एयरक्राफ्ट है, वो IFF के साथ अपना डेटा शेयर नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज समथिंग लाइक द मोस्ट सीक्रेटिव पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, कि उसका आइडेंटिफिकेशन फ्रंट फो जो सिस्टम है, जो वो इनक्रिप्टेड होता है। तो इट्स लाइक मदर एंड चाइल्ड, माँ बच्चे को पहचानती है, दूसरा नहीं पहचान सकता। अगर वो अपना डेटा शेयर करते हैं तो अमेरिकन विल पिक इट अप, तो फिर उनकी पूरी की पूरी जे सीरीज की इंक्रिप्शन खत्म, फिर तो वो डीकोड कर देंगे। अगर वो नहीं करते और रात को ऐसे अंधेरे में प्लॉट हो गया, जैसे अंधेरे में दिखता कुछ नहीं, तो ये अपने आप को ठोकना शुरू कर देंगे एक दूसरे को। इसलिए इस लड़ाई झगड़े से बचने के लिए F-16 चले गए पीछे। आगे क्या करेंगे, आई मीन वन डजंट नो, बट उसको ईरान के खिलाफ एक पोस्टिंग के लोग भी बोल रहे हैं। अब तरह तरह की थियरीज निकल के आती हैं कि F-16 क्लोजर टू ईरान बॉर्डर। अब पता नहीं क्या होता, बट इस कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट इजी एज इट लुक्स, वो मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, इधर आपके फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो आजकल बड़े कन्फेशन के मूड में आए हुए हैं। कल देखा आपने वो अमन चोपड़ा के साथ उनका इंटरव्यू जो था? सर हुआ तो हुआ हुआ तो हुआ। सैम पित्रोदा के बाद दूसरी फोटो लगेगी, हुआ तो हुआ। सर सच निकल गया मुंह से, सच निकल गया, बिकॉज यही फारूक अब्दुल्ला साहब, दुल्लत जो मर्जी कहे, दुल्लत जितना मर्जी इसकी प्रेज करे, ये बंदा दुल्लत तो खुद ही कॉम्प्रोमाइज मानता हूं मैं। वो तो है सर। कश्मीर में सर आप जाके, मैंने आपको पहले भी चैलेंज किया, आप जाइए रिटायरमेंट के बाद रीएम्प्लॉयमेंट लेके, आपको देखो कैसे ट्रीट करते हैं। 4 दिन में वो खरीद लेते हैं सर इंसान बंदे को। यू हैव वन वल्नरेबिलिटी, दे विल कैप्चर इट सर। ये आर्ट है कश्मीर का। आपको जो जरूरत है लाइफ में, एनीथिंग, WWW व्हाटएवर, यू विल गेट इट। इसलिए हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी जो आते हैं ना नए बाहर से, वो पहले तो पूरा बैलेंस की बात करते हैं, 6 महीने जब वो काट के आते हैं ना श्रीनगर में, उसके बाद जम्मू उनके दिमाग से निकल जाता है। हम तो पॉलिटिकल लीडरशिप को गालियां निकालते रहते हैं सर, बट आपको भी पता है ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, गवर्नमेंट गवर्नेंस तो ब्यूरोक्रेट्स की है। तो कश्मीरी चीफ मिनिस्टर हमारी केयर नहीं करता, एजुकेशन मिनिस्टर हमारी केयर नहीं करता, वो तो समझ आती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं केयर करती? क्योंकि वो उनके पास जादू है सर। तो दुल्ला साहब तो यू आर राइट सर, वो तो कॉम्प्रोमाइज है। बट फारूक अब्दुल्ला इज अ पर्सन जो JKLF की लेक्चर लेने के लिए लंदन में भी JKLF का ऑफिस था, वहां पे यूज्ड टू स्पीक, एंड मुजफ्फराबाद में जाके उनके लेक्चर लेता था। और जो पहले 60 टेररिस्ट पकड़े गए थे, जो ट्रेनिंग करके आए थे सर, जब फारूक अब्दुल्ला रिजाइन करने से पहले की बात है, जब पकड़े गए तो 60 को एक दिन में रिलीज किया था इसने, कि बुले बढ़ के, जब जब पूरी एजेंसीज कह रही थी भाई कुछ होने वाला है, 60 लड़के हथियार लेके AK-47, तब हमारे पास AK-47 नहीं होती थी सर, और इस बंदे ने एक दिन में रिलीज किए थे सारे। तो मैं वो मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बीच में बेसिकली कंपटीशन ये, कौन बड़ा जिहादी है। अब हमारा मीडिया और हमारा टॉप लीडरशिप उसको नेशनलिस्ट बोले, दुल्लत साहब उसको वर्ल्ड का टॉलेस्ट लीडर बोले, वो तो मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। तो उसने सच बोल दिया। मैं कहने का मतलब ये कि हुआ सो हुआ, मैं दे डोंट केयर सर। इन कश्मीरियों का खून हुआ इनके, हाँ वो तो इनके है ही है हाथों में है। ना। जब शेख अब्दुल्ला का जो डिस्क्रिप्शन हुआ करता था कि साहब के वो जब कश्मीर में रहते हैं तो इस्लामिस्ट होते हैं, जब जम्मू पहुंचते हैं तो कम्युनिस्ट बन जाते हैं, और जब दिल्ली पहुंचते हैं तो नेशनलिस्ट बन जाते हैं। यही हाल है ये इनका। तो बिल्कुल, ये सब मोस्ट ऑफ कश्मीरी लीडरशिप ने उसी से सीखा, यही कुछ करते हैं सारे के सारे। हाँ, सारे के सारे करते हैं, बिल्कुल सही बात।
चाहे अब्दुल्ला हो, दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं कश्मीर के, वो भी यही काम करते हैं। घड़ियाली आंसू हाँ, बहाएंगे और अंदर से कहेंगे बस शाबाश, क्या अच्छा काम किया। बिल्कुल। जब तक इस तरह का काम नहीं करोगे तब तक हमको कौन पूछेगा, हमको कौन पैसे देगा, हमको कौन अपीज करेगा। और सर यहाँ तो है ही है भाई, यू अपीज द जिहादी एंड यू इग्नोर द पैट्रियट। यही सिस्टम रहा है आज से नहीं, 1947 से आज भी वही चल रहा है। वही चल रहा है सर, कोई चेंज नहीं हुआ। और किसी भी चीज से सीखते नहीं है। अभी भी जो है वो हमारे एलजी साहब का देख रहा था मैं स्टेटमेंट, अभी भी कह रहे थे कि साहब कि हमको यूनिटी जो है वो बनाए रखनी है। अरे किस चीज की यूनिटी बनाए रख रहे हो तुम? एक ख्याली सपने होते हैं ना सर, फिर आप ख्याली सपने लेते हो, फिर आप उनको जस्टिफाई करते हो। और हमें पता है कि कितनी यूनिटी है, क्या है, लोगों ने भी देख लिया, चख लिया फायदा स्वाद कश्मीर में आके। बट आप देखो सर, अभी भी ये लोग आ रहे हैं वीडियो, हमारे लोग अभी वीडियो बना रहे हैं कि कश्मीर बहुत सेफ है हर लेवल पे सर। व्हाट यू सेइंग ना सर, वो एक पॉलिटिशियन से लेके ग्राउंड तक लोगों को लगता है उन्होंने 50,000 रुपया जमा करा दिया था एडवांस, तो अभी जाया हो जाएगा, चलो कश्मीर का चक्कर लगा के आते हैं। फिर वो वहाँ वीडियो बनाते हैं और लोगों को मरने के लिए, बोलने के लिए आते हैं। बिकॉज पहलगाम इज नॉट द फर्स्ट एंड लास्ट सर। अगर एक हुआ तो और होगा, और उसका जिम्मेवारी, जिसके बारे में मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ सर, आपने अरे भी तो यही गुलमर्ग जैसी सेफ जगह पे लोग कर चुके हैं, ऐसी क्या बात है। लेकिन अभी जो है ना सर, जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, आर्मी को ये नहीं पता पुलिस क्या कर रही है, पुलिस को ये नहीं पता आर्मी क्या कर रही है, और आईबी का किसी को कुछ पता नहीं है। अदरवाइज सर, हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि 2019 के बाद 6 साल लगे कश्मीर में अटैक होने में। जब तक सब ठीक था सर, यूनिफाइड कमांड थी। अभी अमित शाह जी दिल्ली श्रीनगर आते हैं, सिक्योरिटी की मीटिंग लेते हैं, और आर्मी का एक अफसर उसमें नहीं बैठा हुआ। आप समझिए सर, मतलब आप कश्मीर की सिक्योरिटी की बात करते हो, फौज को पता ही नहीं। और उसमें टेक्निकल में आपको चीज बताता हूँ सर, आरआर जो है वो होम मिनिस्ट्री की बेबी है। आरआर और असम राइफल्स भारत की 2 ही पीएमएफ्स हैं, बाकी उनको गलत गलत लोग बोलते हैं, वो सीएपीएफ हैं। दोनों पीएमएफ की फंडिंग, बजटिंग होम मिनिस्ट्री के अंडर होती है। उसकी मैन पावर आर्मी से जाती है, बात अलग है, बिकॉज उतना ये हो नहीं पाया जो उनका ख्याल था। तो आप एटलीस्ट अपने डिसेंसी ये कहती है कि जो आपके बच्चे हैं, जिसमें सीआरपी भी है, जिसमें आईटीबीपी भी है, एसएसबी भी है, सारे आपके बच्चे हैं, तो आरआर भी आपका बच्चा है, तो एटलीस्ट उस बहाने ही बुला लेते किसी को। तो आप जस्ट इमेजिन सर कि कितना ब्रेक हुआ है रिसेंटली। और हमने वो टाइम देखा है, ये मैं फिर नाम लूंगा जनरल पांडे साहब का, जब कोर कमांडर थे सर, आईजी और डीजीपी और कोर कमांडर, आर्मी कमांडर की ऐसा यूनिफाइड काम होता था। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे, हर मीटिंग में इकट्ठे, हर यूनिफाइड, गवर्नर साहब चेयर कर रहे हैं यूनिफाइड कमांड हेडक्वार्टर का, उसमें सब प्रॉपर प्रोटोकॉल। आजकल मीटिंग ही नहीं होती। ये तो यूनिफाइड ये कमांड तो अभी भी एलजी के पास ही है। तो कुछ नहीं हो रहा ना सर। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप गृह मंत्री जी का फोटो देखिए, वीडियो देखिए, उसमें एक आर्मी ऑफिसर नहीं है सर। आप कश्मीर में सिक्योरिटी रिव्यू करने आए, 60 बटालियन आरआर की लगी हैं, और अगर आप कोर जो 15 कोर वहाँ बैठी है उसको सबको मिला के देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100 बटालियन वहाँ पे डिप्लॉयड हैं। और आपको जरूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि आपको ये बताया गया कि जैसे आंध्रा में नक्सलाइट को हमने काबू कर लिया था, तो हम उनको पुलिस वाले संभालेंगे, तो संभाल लो फिर। तो ये एक रीजन है सर। अनंतनाग एसएसपी, अनंतनाग ये एसएसपी आपके वो भी वैद साहब भी यही हिंट कर रहे थे कि साहब कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है। जीरो सर। अनंतनाग एसएसपी एक हफ्ता पहले ट्रांसफर हुआ, इस कांड से एक हफ्ता पहले। ये जहाँ पे यहाँ हुआ है, यहाँ पे एक कैंप लगता है अमरनाथ यात्रा के, जैसे वैद साहब ने बताया। अब ये लैप्स हो गया, तो किसी ने पूछा सर, डीजीपी को, आईजीपी को, एसएसपी को, डीआईजी को पूछा किसी ने पनिश किया? नथिंग। कि तुम कर क्या रहे थे? अगर तुम्हारे टूरिस्ट वहां जा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का वहां एस्टेब्लिश बन रखी है, उसको किसी को आउटसोर्स कर रखा है, वो तो पूरा जंगला बंगला लगा के, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में आईपीएस आईएएस की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर तो दिल्ली का डाल दो, दिल्ली के सिर पे। तो ये जो हुआ है ना सर, इसने एक विंडो खोल दी है। और जो उस दिन वैद साहब कह रहे थे, जो नंबर्स लोग 100 से लेके 300 तक की बात कर रहे हैं, 300 टेररिस्ट बहुत ज्यादा होते हैं सर।
और आपने सड़कें इतनी बना दी कि चलो इधर जाओ, वैली में जाओ, पुंछ आ जाओ, आप 15 मिनट में, ऐसे तो काम चलता है। हाँ, आज मैं देख रहा था रिपब्लिक पे चल रहा था कि साहब अच्छा। मुगल रोड की वजह से टेररिज्म बढ़ा है। बड़ा है, एब्सोल्युटली सर, कनेक्ट इतना बढ़ ये गया। चीज पहली बार मैंने किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखी, जो हम शुक्र है लोग सर, बात करते रहते। हाँ आपके स्टेज पे तो आपकी बात हुई है, लेकिन चलो अच्छा हुआ सर। सर रजौरी पुंछ वाले, बाकी सब छोड़ दो, बरेलवी उसकी बात हो चुकी है। अपने बीमार लोगों को लेके जम्मू आते थे, तो ना चाहिए जम्मू आते हो, एक जगह देखते हो, मिलते जुलते हो लोगों से, खुलता दिमाग, डॉक्टर्स हिंदूज भी हैं हॉस्पिटल में, वो आपकी सेवा करते हैं, नर्सिंग स्टाफ है, जम्मू में प्रीडोमिनेटली हिंदूज हैं बिकॉज ऑफ डेमोग्राफी, तो आप भी थोड़ा ठीक रहते हो। आज ये सीन है सर कि श्रीनगर से डॉक्टर सुबह उठता है, वो 6 बजे निकलता है घर से और 11 बजे वो पहुंचता है रजौरी या पुंछ में, उसका एक क्लिनिक वहाँ बना हुआ है, वहाँ पे 4-5 घंटे बैठता है, सारे मरीज वहाँ आते हैं, वो उनका ट्रीटमेंट करता है और शाम को घर चला जाता है। सिमिलरली इन इलाकों में लोग बीमार होते हैं तो वो एम्बुलेंस उठा के श्रीनगर जाने शुरू हो गए, रोटी बेटी के रिश्ते तो वैसे शुरू हो गए थे। तो आपने एक पूरा ही एक अफेक्टेड एरिया को, उस आइडियोलॉजी को इतना फैला दिया कि दोनों के बीच में जो गैप था वो अब वो पूरा वेल्डिंग हो गई है उसकी, ऊपर से जो कोहेजन टूट गया, वन मैन अप शिपमेंट उस चक्कर में, दिस इज डेंजरस। मैं अभी भी कहता हूँ टूरिस्ट को मत जाओ यार, मत जाओ। जो भी देख रहे हो टूरिस्ट कृपया ध्यान दें जो भी कर्नल साहब कह रहे हैं, अभी कश्मीर अवॉइड ही करें तो ही ठीक है। आइए अब चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, कर्नल रैना को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।